हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल पढ़ाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल होता क्या है। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो देखिए, डायपोल के मतलब तो आप समझते हैं कि डायपोल में टू इक्वल चार्ज अपोजिट साइन में होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू सेम होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के मतलब यह हो गया कि उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बताते थे कि जब भी कोई चार्ज है और उसके फील्ड में कोई दूसरे चार्ज को लाता था तो उस केस में एक कॉन्फ़िगरेशन बनता था। दैट कॉन्फ़िगरेशन के पास एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मेनली हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल के बारे में बात करना है कि डायपोल के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो देखिए, वह जानने के पहले कुछ पॉइंट जान जाते हैं बैक क्लास का, जो आपके लिए जरूरी है इस पॉइंट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई पॉइंट चार्ज के पास कितना एनर्जी होता है। कोई पॉइंट चार्ज के पास कितना एनर्जी होता है। तो देखिए, पॉइंट चार्ज का एनर्जी जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कोई फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका है और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। यह पॉइंट चार्ज प्लस या माइनस क्यू कुछ भी रख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट चार्ज के पास कितना एनर्जी होगा, यह पॉइंट चार्ज के पास कितना एनर्जी होगा, कितना एनर्जी लिखेंगे। तो देखिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के पास कितना एनर्जी होगा उसके लिए सबसे पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल जरूरी होता है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। तो अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता हो जाता है या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है और तब उस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यूएस से इंडिकेट करते हैं। तो चार्ज देख लीजिए, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू, यानी कि प्लस माइनस क्यू। इसको डायरेक्ट पोटेंशियल से गुना कर दीजिएगा। तो यह इसका एनर्जी निकल गया कि उस पॉइंट चार्ज के पास कितना एनर्जी होगा। तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना होगा ये कंसेप्ट पढ़ने के पहले कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज एक पॉइंट पे है जिसका पोटेंशियल V है, तो इस चार्ज के पास एनर्जी का वैल्यू होता है QV। साइन अपना ले लेना है। अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और पोटेंशियल भी पॉजिटिव इस पॉइंट का है तो एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जी हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल है और चार्ज भी नेगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जीरो पोटेंशियल इस पॉइंट का है तो एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो यह किसी भी पॉइंट चार्ज का एनर्जी बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो यह फील्ड रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल की जरूरत पड़ता है। तो देखिए, आपका जो मेन पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो मान लेते हैं कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा। जनरली आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इसी कारण से हम भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं। और आपका जो भी एग्जाम में होता है डायपोल की एनर्जी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है। और हम इसको आगे मॉडिफाइड करेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा तो किस तरह से लगाना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम हमने ई दे दिए और यहां से एक डायपोल रखा हुआ। डायपोल के मतलब बताए थे कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लेते हैं किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मान सकता है। तो मान लेते हैं कि यह माइनस क्यू चार्ज है, यह माइनस चार्ज है और यह प्लस चार्ज है। वैल्यू में यह है क्यू और यह भी क्यू ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है
जो यह डायपोल के स्ट्रेंथ को बताता है कि जो डायपोल है उसका स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना है। स्ट्रेंथ के मतलब कि उसका अमाउंट कितना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो उसके लिए एक टर्म यूज करते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यह आपको जानना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बहुत जैसे ही हायर लेवल में जाइएगा तो बार बार चार्ज नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट यहाँ से आप P इंडिकेट कर दिया ना, तो इसका मतलब समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जहां पे यह नेगेटिव चार्ज होता है और हेड पॉइंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, देखिए ध्यान से, यह हो गया नेगेटिव चार्ज, यह हो गया पॉजिटिव चार्ज। हमको जानना चाहते हैं कि यहाँ इसके पास कितना एनर्जी है। तो सपोज किए कि यह नेगेटिव चार्ज के पास, क्योंकि आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ बहुत सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक प्लेन होगा, एक प्लेन यहां से इस चार्ज से भी पास कर सकता है, एक दूसरा प्लेन पॉजिटिव चार्ज से भी पास कर सकता है। इस टाइप के देख सकता है प्लेन, देखिए एक प्लेन नेगेटिव चार्ज से पास किया, दूसरा प्लेन पॉजिटिव चार्ज से पास किया। अगर मान लेते हैं कि हम यह डायपोल को एकदम खड़ा रखते हैं, खड़ा करने के मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से हम इंडिकेट कर देते हैं, यह P हो गया। तो अगर यह बिल्कुल इस तरह से खड़ा रहता, खड़ा के मतलब कि आप इसको फोटो से देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि फिलहाल इस तरह से रेड वाला को आपको पॉजिटिव चार्ज मानना है और ग्रीन वाला को या येलो वाला को नेगेटिव चार्ज मानना है। तो अभी इस टाइप के सिचुएशन में अगर बिल्कुल इस तरह से खड़ा होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पड़ जाता, माने एक ही सरफेस पे पड़ जाता। तो जब एक सरफेस पे पड़ जाता तो इसका मतलब कि दोनों का एनर्जी का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होता, साइन में अपोजिट हो जाता और इस तरह से उसका एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाता। तो उसको आगे भी समझाएंगे, लेकिन पहले आप एक्सप्रेशन देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए अब समझिए, सपोज किए कि यह नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल जो है वह भी नेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के पास पोटेंशियल है भी पॉजिटिव। अब देखिए हम तो जानबे करते हैं कि अगर कोई चार्ज किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, उस पॉइंट का पोटेंशियल अगर भी है तो उसके पास एनर्जी होता था क्यू भी। तो यहां भी डायपोल में खाली हो जाता है कि दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे डायपोल का जो एनर्जी होगा सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब एनर्जी ऑफ डायपोल जब लिखेगा, एनर्जी ऑफ डायपोल इक्वल टू एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज और एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्योंकि यहां पे दो चार्ज है, इसी कारण से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चार्ज के लिए यू इंडिकेट किए हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी यू प्लस इंडिकेट किए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि यह नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट का पोटेंशियल यह भी माइनस, तो यहां पे चार्ज हो गया नेगेटिव और पोटेंशियल हो गया भी माइनस, तो भी माइनस लिख लेना है। फिर प्लस, यहां देखिए इसका एनर्जी, तो इसका एनर्जी यह चार्ज है प्लस, तो प्लस क्यू और उस पॉइंट का पोटेंशियल है भी प्लस, तो भी प्लस लिख देंगे। अब यहां से क्यू क्यू कॉमन है तो आप यहां से क्यू को कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस भी माइनस प्लस भी प्लस, यह आपका मिल जाएगा। यही एनर्जी ऑफ डायपोल है, लेकिन इस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह जो एनर्जी का जो फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इस पर आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि यह पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखने जा रहे हैं कि यह जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको सजा के भी लिख सकते हैं, Q और V प्लस I माइनस है तो माइनस V माइनस, इस तरह से इसको इक्वेशन
फर्स्ट मान लीजिए फिलहाल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए यह पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखा गया है, यह किसके टर्म में लिखा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम फील्ड से रिलेट कर देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को फील्ड के टर्म में रिलेट कर देते हैं। तो देखिए वह फॉर्मूला था चेंज ऑफ पोटेंशियल माइनस ई वेक्टर ई डॉट डी डेल एल। डेल एल लिखिए, जब यहां चेंज लिखे तो यहां भी चेंज लिखिएगा, डेल एल यही होता है। तो देखिए चेंज, तो चेंज के मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो पी के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, पी के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि पी के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो यह इनिशियल पॉइंट हो रहा है और यह मेरा फाइनल पॉइंट हो रहा है। तो फाइनल पॉइंट हो रहा है, तो फाइनल पॉइंट हो रहा है, तो चेंज में हो रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल। हम एरो के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ऐसा तो आप जानता ही है कि एरो साइन इंडिकेट करता है कि यह इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे इनिशियल फाइनल को इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल को इंपॉर्टेंस है। तो चेंज में जनरली फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। अगर इतना में से इतना भी घटाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपको चलने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन दिया हुआ है वही डायरेक्शन में चलिए, वेक्टर के ही रूल से चलिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां से यहां इस तरह से मूव कर रहा है, तो यहां से यहां जब चला तो मान लेते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो गैप है वह एल है, जिसको चार्ज और बीच के गैप से गुना करके हम निकालते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू होता था P इक्वल टू Q इंटू एल। अब देखिए यहां पर भी पॉइंट समझिए, जो डायरेक्शन P का होता था वही डायरेक्शन यह एल का होता था। दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम लिए हैं, क्योंकि P जिस डायरेक्शन में है एल उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, एल भी इस डायरेक्शन में है। अब देखिए, अब आप लोग को ये लगता होगा कि डायपोल के केस में जहां भी हम डिस्टेंस पढ़ते थे तो 2a लेते थे, तो 2a डिस्टेंस जो है ना, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू सिंपलिसिटी के लिए 2a लेते थे। यहाँ पे आप 2a भी लेगा तो यहां से लिखना होगा q इंटू 2a pa का काम करेगा, अगर l भी लेगा तो q इंटू एल p का काम करेगा। तो उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी कुछ रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिस्टेंस आप l लीजिए तब चाहे तो डिस्टेंस 2a लीजिए, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस जो हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस लिए हैं वो एल ही लिए हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि चेंज ऑफ पोटेंशियल, द पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल और माइनस ई डॉट, इसका चेंज हो जाएगा एल, क्योंकि यहां से यहां बढ़िएगा तो इसका चेंज कितना का चेंज होगा लंबाई में, तो एल का होगा। अब यह इक्वेशन को सेकेंड मान लीजिएगा, और यह इक्वेशन को सेकेंड मानने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर बात करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट में आपका इतना है और सेकेंड में इतना है, तो यह वैल्यू को यहां पे पुट कर लेना है। तो एनर्जी ऑफ डायपोल, डायपोल के लिए हम सिंपली यूज कर रहे हैं डी, कैपिटल डी, क्योंकि यहां पे लिखे थे डायपोल पूरा नाम लिख दिए थे, नहीं है तो उसी नाम को स्मॉल ए खाली डी यूज करते हैं, नहीं तो पूरे लिख देते हैं। एनर्जी ऑफ डायपोल, एनर्जी ऑफ डायपोल, तो एनर्जी ऑफ डायपोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए। क्यू तो क्यू है, क्यू आपका क्यू है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, प्लस माइनस भी नेगेटिव पोटेंशियल, तो वैल्यू जो दिया हुआ है वह है वेक्टर ई डॉट एल, यहां माइनस है। अब देखिए क्यू जो है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, उससे रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो हम यह क्यू को यहां पे लेके जा रहे हैं, तो माइनस आपका रह जाएगा, तो वेक्टर ई डॉट, यह क्यू को शिफ्ट की एल के पास तक, क्यू इंटू एल। अब कहिएगा शिफ्ट क्यों किए, तो इसलिए ये क्यू इंटू एल पी बन जाएगा। तो यह हो गया माइनस ई डॉट पी, ई डॉट पी। अब देखिए
या थोड़ा सा यह भी लिख सकते हैं, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा ई डॉट पी ना लिख के इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, और मोस्ट ऑफ द बुक में जो फॉर्म जो दिया जाता है वो माइनस रहेगा, पी डॉट ई के टर्म में रहेगा, यह रहेगा पी डॉट ई के टर्म में। यही आपको एनर्जी ऑफ डायपोल होता है, माइनस पी डॉट ई। और यहां पे एक समझ लेना है कि अगर वेक्टर का पोजीशन इंटरचेंज करता है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का पोजीशन इंटरचेंज करता है डॉट प्रोडक्ट में, तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और टू वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी कारण से चाहे तो माइनस वेक्टर ई डॉट पी लिखिए, चाहे तो माइनस वेक्टर पी डॉट ई लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वेक्टर टॉपिक में पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। लेकिन क्रॉस के साथ ऐसा नहीं होता है, फिर उस टॉपिक में हम चल जाएंगे, ठीक है ना, बस इतना ही काफी है। क्रॉस के साथ ऐसा नहीं होता है, डॉट के साथ आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो यह आपको एनर्जी ऑफ डायपोल होता है। अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और यह आपका ई है, तो ई यह ऐसे भी शो कर सकता है यहां पे, तो यहां के बीच जो है पी और ई के बीच का एंगल थीटा है, पी और ई के बीच का एंगल सपोज किया कि यह एंगल थीटा है, तो आप इसको दो को भी लिख सकता है, ए डॉट बी को लिखता था ए बी कॉस थीटा, तो यहां पर भी लिख सकता है पी ई कॉस थीटा। तो एनर्जी ऑफ डायपोल आप यह भी लिख सकता है डायपोल माइनस पीई कॉस थीटा। यह आपको फॉर्मूला याद रखना होगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन कैन फॉर एनर्जी ऑफ डायपोल। इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन ये रहे, तो उसका सही आंसर मारेगा एनर्जी ऑफ डायपोल माइनस पी डॉट ई। अगर इसको ब्रेक करता है डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी कॉस थीटा। तो यह फॉर्मूला को याद रखना होगा, इस फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन बनेगा पी कॉस थीटा पे। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम और एक्सटेंड करके बताते हैं कि कैसे कैसे लिखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए कि बार बार हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम पी बनाएंगे, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे आपको समझ लेना होगा कि पी हम अगर बनाते हैं, कहीं भी पी इस टाइप के बना देते हैं, तो यह समझ लेना है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बहुत आसान है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यह हो गया नेगेटिव चार्ज, यह हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर हम पी बनाते हैं तो बहुत ही आसान सिचुएशन है, और पी का डायरेक्शन भी याद रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं कि डायपोल का एनर्जी को और किस तरह से तोड़ा जा सकता है। देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट कोडिंग कर रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह समझा कि कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से कोई डायपोल को रख दिया गया है, सपोज कीजिए कि यह एंगल 60 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यह आपका पी है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास कितना एनर्जी होगा। कभी कभी ई का वैल्यू भी दिया रहेगा, पी का भी वैल्यू दिया रहेगा, तो वैल्यू दिया रहेगा तो थोड़ा सा यूनिट को देखते हुए उसको पुट करके आप एनर्जी है तो जूल में निकाल सकता है। लेकिन अभी हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो अगर यह 60 डिग्री पे है तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ डायपोल लिखेगा, एनर्जी ऑफ डायपोल माइनस लगा देगा पहले पीई कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा होता था, पीई कॉस थीटा, तो यहां से लिखेगा पी कॉस 60 डिग्री। तो पी रहेगा, अभी वैल्यू नहीं दिया हुआ, ई रहेगा, और कॉस 60 का वैल्यू जानता है हाफ, तो यह वैल्यू हो गया माइनस पीई। तो इस टाइप के इस गिवन और जनरेशन पे डायपोल के पास एनर्जी हो जाता है माइनस पीई। अब देखिए थोड़ा सा कुछ नोट करके पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे नोट का फर्स्ट पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप के शो की है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम शो कर रहे हैं वह चार्ज के कारण है, जो चार्ज को स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं
हम खाली फील्ड लाइन को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई डायपोल को हम इस तरह से रखें, यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यह हो गया P। तो यहां फोटो में साफ इंडिकेट कर रहा है, कि E और P का दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब कि दोनों जो एरो साइन है सेम डायरेक्शन में, मतलब कि एक पक्ष से तीर चल रहा है। जैसे देखता होगा लड़ाई, बाहुबली फिल्म देखने क्या होगा, तो उसमें जो तीर जो चल रहा है एक अभ्यास एक ओर से चल रहा है, यह सब तीर एक ओर से जा रहा है। तो एक ओर से अगर तीर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, सब पैरेलल तीर हो रहा है। तो पैरेलल होने के मतलब यह हो गया कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ डायपोल जब लिखिएगा, एनर्जी ऑफ डायपोल यहाँ पे लिखिएगा तो यह हो जाएगा कितना, डायपोल, एनर्जी ऑफ डायपोल, थोड़ा सा आप लिख देते हैं। एनर्जी ऑफ डायपोल देखिए माइनस तो माइनस रहेगा, पीई कॉस एंगल हो गया 0, तो कॉस 0 डिग्री लिखिएगा तो यह एनर्जी हो जाता है माइनस पी। इसका मतलब कि थीटा 0 पे जो हो रहा है, थीटा 0 पे इसके पास एनर्जी जो हो रहा है वह सबसे कम हो रहा है, सबसे कम एनर्जी है। चूंकि माइनस में यह सबसे कम वैल्यू है। अगर और दूसरा कोई एंगल लेगा तो माइनस तो रहेगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक्यूट एंगल पर कहीं भी बात करेंगे तो माइनस वैल्यू होगा, लेकिन एक्यूट एंगल पे सबसे कम वैल्यू जो होता है वह थीटा 0 डिग्री पे होता है, यह याद रखना पड़ेगा। यह मिनिमम एनर्जी डायपोल का होता है। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ डायपोल अगर पूछता है तो डायरेक्ट आपको मारना होगा ऑप्शन में माइनस पीई, यह होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ डायपोल, मिनिमम एनर्जी, यह मिनिमम एनर्जी होता है। किसका एनर्जी है, डायपोल का, तो मिनिमम एनर्जी होता है। अब मिनिमम एनर्जी के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। मिनिमम एनर्जी के लिए होता क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले डायपोल इस पोजीशन पे था। अब हमने क्या किया कि डायपोल को टर्न ले लिए, कि डायपोल को टर्न कर दिए। टर्न करने के मतलब कुछ एंगल से हमने टर्न कर दी, यह एंगल थीटा है। आपको पता है कि यह नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और यह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता था फील्ड की डायरेक्शन की ओर, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यह सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के जस्ट अपोजिट में, जिधर फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट में। और यह फोर्स का वैल्यू जो फॉर्मूला भी जानते थे, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू ई, वेक्टर फॉर्म में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यह दोनों पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब कि फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाता है। नेगेटिव चार्ज है तो यह दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाता है, जिसके कारण से वह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वह पॉइंट छोड़िए, यहाँ पे देखिए मिनिमम एनर्जी की बात। देखिए यहाँ यह पहले सिचुएशन में था, इनिशियली यह था, और हम इसको क्या किए कि थीटा एंगल से टर्न ले लिए। तो होता क्या है कि फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फील्ड यूनिफॉर्म है, इसके कारण से यह जो फोर्स है QE और यहां भी फोर्स होगा QE, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यह दोनों फोर्स जो होता है एक दूसरे को क्या हो जाता है, कैंसिल कर लेता है। तो इसका मतलब कि यह भी समझ गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डायपोल को रखते हैं तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। जब भी कोई डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो उस पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा किसी भी पोजीशन पे। यहां पर भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन देखिए आप थोड़ा सा समझिए इस सिचुएशन को, समझिए इस सिचुएशन को। यहां पे फोर्स 0 है, लेकिन एक और एक्सप्रेशन होता था टॉर्क का, जो ये सब आगे का टॉपिक है। लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता है। नेट टॉर्क निकालिएगा तो टॉर्क का वैल्यू होता था P क्रॉस E, यह होता था P क्रॉस E, इसको लिखते थे PE sin थीटा। यह टॉर्क का एक्सप्रेशन है। तो हम कहना क्या चाहते हैं
अगर मिनिमम एनर्जी है तो फोर्स तो हमेशा जीरो होगा। अब मिनिमम एनर्जी पे टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा। मिनिमम एनर्जी पे टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि मिनिमम एनर्जी पे होता क्या है कि टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाता है। जब फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो हो जाता है, अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिनिमम एनर्जी के केस में बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री पुट कीजिएगा, इफ, क्योंकि आप जानते हैं कि मिनिमम एनर्जी कहाँ पे अटेन होता है, थीटा 0 पे। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और जब टॉर्क का वैल्यू और फोर्स का वैल्यू दोनों 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यह नहीं, यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि यह कुछ एंगल पे है तो टॉर्क का वैल्यू इतना होगा, थीटा 0 तो टॉर्क 0 होगा, थीटा 0 तो टॉर्क 0 होगा। मतलब कि यह सिचुएशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यह जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो गया और स्टेट हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आप पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम में भी 3 टाइप की इक्विलिब्रियम स्टेट बनता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो तीनों में से कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेट होगा यह भी जानना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि कंसेप्ट फिजिक्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिजिक्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी कारण से कंसेप्ट आपको नेट एंड क्लीन होना चाहिए। तो हमने आपको बताया है कि थीटा 0 पे जो हो रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट का 3 सिचुएशन होता है। इक्विलिब्रियम जो स्टेट होता है, इक्विलिब्रियम का ES के इक्विलिब्रियम स्टेट समझ लीजिएगा, इसका 3 गो स्टेट होता है। एक होता है अस्टेबल, अनस्टेबल और तीसरा होता है न्यूट्रल होता है। तो देखिए इसका भी अपना कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम एनर्जी रहना चाहिए, तो यह मिनिमम एनर्जी है। तो यह मिनिमम एनर्जी है, मतलब कि थीटा 0 पे जो होता है वह स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। स्टेबल के मतलब और क्या होता है, जैसे हुआ क्या, थोड़ा सा इसको फोटो से समझिए। क्योंकि हम माने थे कि यह पॉजिटिव चार्ज था और यह नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, और यह मिडिल पॉइंट को सेंटर ऑफ डायपोल के नाम से जाना जाता है। तो होता क्या है ना कि यह फोर्स डायपोल को नचाता है, और डायपोल को नचा के वह इनिशियल पोजीशन पे लाना चाहता है। क्योंकि पहले यह पोजीशन था, यह पॉजिटिव चार्ज आपका है और यह नेगेटिव चार्ज है, हम इसको टिल्ट किए थे। तो यह जो फील्ड जो है, फील्ड फोर्स इसको नचा के उस पोजीशन पे लाना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि हम इसको नचा के ऐसे ले गए थे, तो छोड़ेंगे तो फील्ड फोर्स जो लगाता है, टॉर्क जो लगाता है, वह टॉर्क इस पोजीशन पे लाना चाहता है। तो यहाँ पे आता है तो इसके पास एंगुलर स्पीड होता है। यहाँ पे हम रोक ले रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट नहीं हो जाता है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड होने के कारण आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये टॉर्क, फिर जो टॉर्क लगता है वह क्या करता है कि फिर अपोजिट में लगाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि यहां से थीटा इधर है तो इस पे टॉर्क का डायरेक्शन इधर हो जाता है। और जब मान लेते हैं कि यह थीटा का डायरेक्शन इधर जाता है, थीटा इधर हो जाता है, तो यह टॉर्क इधर हो जाता है। तो इस पोजीशन से छोड़ेंगे तो यह टॉर्क इसको एंगुलर स्पीड माने अल्फा का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जैसे ही मिड पोजीशन से पार करता है तो थीटा इधर में आके हो जाता है, टॉर्क इधर में आके हो जाता है। तो यह दोनों टॉर्क एक दूसरे माने एंगल और टॉर्क दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में हो जाता है, जिसके कारण से यहां से छोड़ने के बाद यहां तक ओमेगा का वैल्यू एंगुलर स्पीड बढ़ता है, फिर इसके बाद घटना स्टार्ट हो जाता है। घटते घटते इक्विलिब्रियम सिचुएशन जितना पर यहां से छोड़ा गया था उतना ही पर ही रेस्ट आ जाता है। फिर इस तरह से फिर ऊपर जाता है, क्योंकि जैसे ही रेस्ट आएगा तो फिर यह टॉर्क उसको अपने पोजीशन पे ले जाना चाहता है, तो फिर यहां पर पहुंचता है तो उसके पास एंगुलर स्पीड आ जाता है, तो फिर आगे बढ़ जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के मतलब यही होता है कि अगर गिवन पोजीशन से, देखिए यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यह आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
अगर गिवन पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा तो उस पोजीशन को अटेंड करता है, अटेंड करना चाहता है लेकिन करता नहीं है। होता क्या है कि यह यहां से छोड़े तो यह नीचे चला गया, फिर इस तरह से ऑसिलेट करता है, यह इस तरह से नाचते रहता है। देखिए यही नाचते रहे, मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट नेट फोर्स का वैल्यू उसको 0 हो रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे टॉर्क नहीं होगा, तो यहाँ पे फोर्स और टॉर्क दोनों 0 है, तो यही इक्विलिब्रियम स्टेट है। और यह इक्विलिब्रियम में किस टाइप की इक्विलिब्रियम है, तो जिसको बोलते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि यहाँ पे टॉर्क जो होना चाहिए नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर जहां भी ऐसा सिचुएशन मिल रहा है कि टॉर्क जो है नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहां पे अस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ तो फोर्स नहीं है, तो फोर्स बेसिस पे नहीं देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि लीनियर मोशन होता है तो वहां पे फोर्स भी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करता है, जहां पे जस्ट इसका फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, फोर्स जो होता है नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स 0 है, तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको हम साफ ही कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मेन यहाँ जरूरी है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में जब बॉडी रहता है अस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वहां पे डिस्प्लेस करने के बाद टॉर्क उसको फिर उसी पॉइंट पे रिस्टोर करना चाहता है, लेकिन होता नहीं है, वहां पे एसएचएम परफॉर्म करते रहता है। जिसका टाइम पीरियड का वैल्यू आप निकाले होंगे, T = 2 पाई रूट अंडर I बाई PE, यह टाइम पीरियड का वैल्यू होता है, जिसको I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, P हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, I हो गया फील्ड, यह टाइम पीरियड का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में ये सब इक्विलिब्रियम स्टेट का सिचुएशन है, और सब किसका सिचुएशन, यह सिचुएशन का है, ये हम बता रहे हैं। अब देखिए यह आपको बन गया, तो नोट का फर्स्ट पॉइंट पे हुआ कि थीटा 0 पे जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। अब एक केस और समझ लीजिए, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो 180 के मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए यहां पे जो तीर चल रहा है, टू डिफरेंट माने दो अलग अलग योद्धा, दो अलग अलग राजा के बीच युद्ध हो रहा है। देखिए एक तीर इधर से जा रहा है, एक तीर इधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि दो तीर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे उसके बीच का एंगल माना जाता है 180 डिग्री माना जाता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होता है, तो स्टेट एंगल बना तो 180 डिग्री। तो यहां पे एनर्जी लिखिएगा, तो यह एनर्जी हो जाता है -PE cos 180 और -PE cos 180 वैल्यू जानता ही होगा, तो यह हो गया PE। मतलब कि यहां पे एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी है, यह एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होता है, याद रखिएगा। चूंकि थीटा इक्वल टू, यह आपको नोट का सेकेंड पॉइंट था, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे डायपोल के पास मैक्सिमम एनर्जी होता है। और जहां भी मैक्सिमम एनर्जी होगा ना, किसी के पास अगर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाए, बाहुबली हो जाए, माने कि ऐसा होता है दैत्य के पास जो होता था पहले बहुत ज्यादा शक्ति हो जाता था, तो बहुत जो है ना अनस्टेबल हो जाता था, ठीक है ना। कभी इस भगवान के पत्नी का अपहरण, कभी उस भगवान के पत्नी का अपहरण, इस टाइप के करते रहता था। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है ना बहुत अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हो गया कि डायपोल अगर इस पोजीशन पे रहेगा, डायपोल अगर इस पोजीशन पे रहेगा, तो यहाँ पे एनर्जी इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम के मतलब यहाँ पे अनस्टेबल है, अनस्टेबल के मतलब यही हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी इधर या इधर नीचे किसी भी डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करेंगे, मान लेते हैं कि थीटा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, तो टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, टॉर्क भी यहाँ पे उसी डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि आपको तो पता है कि यह नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे यह पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है। देखिए ऐसे देखा दिए हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, तो देखिए ये क्या करता है कि नचा देता है। देखिए यहां से
यह फोर्स इधर लगा, यह फोर्स इधर लगा, तो ये क्या होता है, नाच जाता है। इसका मतलब कि यहां से जैसे ही डिस्प्लेस करता है ना, तो ये नाच जाता है। उस पोजीशन पे जाने की कोशिश कभी नहीं करता है। वहां से नाच गया ना, इस पोजीशन पे जाने की कभी कोशिश नहीं करता है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो होता है वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। जहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब कि आप समझिए सिंपल वे से कि जहां पे मिनिमम एनर्जी चार्ज पार्टिकल का होता है वहां पे अस्टेबल होता है, और जहां पे मैक्सिमम एनर्जी होता है जहां पे अनस्टेबल होता है। ऐसे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम रहता है। लेकिन यहां से नचाने के बाद का सिचुएशन ये सब है, नचाने के बाद वहां नहीं जाना चाहता है। तो कहने के मतलब यही समझिए कि आपका कोई दोस्त है, दोस्त आपसे झगड़ा करता है, तो वहां पे थोड़े जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। अगर वहां से एक बार हट गया, एक बार झगड़ा कर लिया है, तो आप दोबारा वहां नहीं जाना चाहेगा। तो सिंपल यही समझना है कि अनस्टेबल के मतलब है कि आप वहां पे दोबारा नहीं जाना चाहता है। स्टेबल के मतलब है कि जहां पे स्टेबल है, जहां पे आप जाना चाहता है, और वहां से कोई हटा भी देता है कि यहाँ नहीं आना है, तो पर भी बार बार वहां आप जाएगा, दैट विल बी अस्टेबल है। तो यहाँ पे जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको मिल गया, ये मैक्सिमम एनर्जी होता है। तो यह इसको क्या बोलते थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 होता है, और अनस्टेबल में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। और एक केस और है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस थर्ड हो गया, जिसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी को इस डायरेक्शन में रख दिए, तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यह हो गया पी, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जानवे करते हैं, माइनस पी कॉस थीटा, तो कॉस 90 0 तो 0। तो देखिए पहले हम लोग क्या जानते थे, हम लोग जानते थे कि कोई पॉइंट चार्ज का एनर्जी 0 होता था इंफिनिटी पे। यह चॉइस मेरा है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए इंफिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 लेता था। लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी न रहते हुए भी, यहाँ पे इंफिनिटी नहीं है, यहाँ पे इंफिनिटी न रहते हुए भी इस पोजीशन में डायपोल के पास एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। तो आपको याद रखना होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल जो होता है वो 0 होता है। इस पोजीशन पे इसके पास कोई एनर्जी नहीं होता है। वजह और समझा जा सकता है, क्योंकि होता क्या है कि यह जो होता है दोनों चार्ज एक प्लेन में होता है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरह से, तो प्लेन इस टाइप के पास करता है, या प्लेन इस टाइप के पास करता है। तो प्लेन इस टाइप के पास किया, इस टाइप के प्लेन पास कर रहा है, और यह इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। यह कैसा होता है प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन होता है। तो इक्विपोटेंशियल के मतलब कि यहाँ का जो पोटेंशियल हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वहां का पोटेंशियल दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे चार्ज का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ का एनर्जी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ का एनर्जी नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है, डायपोल को 0 हो जाता है। लेकिन यह जो 0 जो है ना, 0 जो है वही हीरो है। ये कैसे, तो होता क्या है कि यह 0 क्वेश्चन में कभी कभी आपको कहेगा कि इस पोजीशन पे एनर्जी 0 है, कभी इस पोजीशन पे एनर्जी 0 है, तब बोलेगा कि इस पोजीशन पे एनर्जी क्या है। तो वह थ्योरेटिकली जो हम लोग अपने कन्वेंशन में जो लेते हैं, थ्योरेटिकली कन्वेंशन में जो लेते हैं, वहां पे डायपोल का एनर्जी 0 जो होता है इस पॉइंट पे होता है, थीटा 90 डिग्री पे होता है। और यह सब पोजीशन में एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। लेकिन जब एग्जाम में प्रॉब्लम पूछता है तो वह प्रॉब्लम में कहीं भी 0 रेफरेंस लेवल दे सकता है, क्योंकि फिजिक्स में आपको एक आजादी मिला है रेफरेंस लेवल आप कहीं भी ले लीजिए, ऑरिजिन कहीं ले लीजिए, यह सब फिजिक्स में कुछ आजादी है आप लोग को कंसीडर करने में। तो थ्योरेटिकल के लिए यह याद रखना पड़ेगा कि 90 डिग्री पर जो होता है 0 एनर्जी होता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर कह देता है कि यह 0 रेफरेंस लेवल है, तब फिर इस पोजीशन पे एनर्जी 0 नहीं होगा।
इस पोजीशन पे अगर रेफरेंस लेवल कंसीडर करता है, रेफरेंस लेवल के मतलब कि यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू 0 होता है, तो इस लेवल में इसके पास एनर्जी 0 नहीं होगा। यह थ्योरेटिकल कंसेप्ट में ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि जैसे थ्योरेटिकल मतलब कि समझिए कि यह मेरे लिए ठीक है कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करता है तो उसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा, यही समझना है। इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं, दोनों बोर्ड भर चुका है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो ऐसे इसका नोट जो है ना डिस्क्रिप्शन में रहेगा, नोट्स भी रहेगा और प्लस इस पे असाइनमेंट भी रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का असाइनमेंट भी रहेगा। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता है ले लीजिए।